हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम आईटीआर को किस तरीके से फाइल कर सकते हैं और ये असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ अभी 16 फॉर्म जारी नहीं है और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 2023-24 चल रहा है वो भी क्लोज भी नहीं हुआ है। ये जब क्लोज होगा मार्च महीने में, इसके बाद में 16 फॉर्म जारी होते हैं और लगभग मई या जून में आईटीआर की तरफ से एक डेट मिलेगी। उसके बाद हम आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अभी से अगर हम तैयारी करके रखेंगे किस तरीके से हमें आईटीआर फाइल करना है, क्या क्या किस कॉलम में कौन सा अमाउंट का फिगर डालना है, वो सब हम इस वीडियो में सीख लेते हैं। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपके पास एक 16 फॉर्म होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक एग्जम्प्टेड अलाउंस जो कि अंडर सेक्शन 10 की जितनी भी एग्जम्प्टेड अलाउंस होते हैं वो सब आते हैं उसमें। इसके अलावा एक आपके पास डिडक्शन की एक पीडीएफ या जो भी आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, जिसमें 80 की जितनी डिडक्शन होती है वो सब उसमें डिटेल्स होती हैं कि कौन सी जैसे 80 के अंदर कितना अमाउंट हम डिडक्शन ले सकते हैं, 80D में कितना ले सकते हैं, 80G में कितना ले सकते हैं, वो सब उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अभी जो मेरे पास जो 16 फॉर्म है उसी बेस पे मैं आपको समझाऊंगा। जो भी हमारे 16 फॉर्म के अनुसार है उसी के अनुसार हम उसमें फिगर डालेंगे। तो ये मैंने 16 फॉर्म ले रखा है अभी। 2022-23 का 16 फॉर्म है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 2023-24 का है। तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रोस सैलरी इसमें लिखी हुई है, तो इस अमाउंट को हमें लेना है। जिससे पहले मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाता हूँ, इसको हमें पहले फिलअप कर लेना है। आप देख सकते हो इसमें 2023-24 का ही लिया है, हूबहू है बिल्कुल यही सेम। आपको जो भी इसमें कॉलम दिए गए हैं सेम कॉलम जब आप ऑनलाइन इसको फाइल करेंगे तब आपको मिलेंगे, एज ए सेम रहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नेम, इसमें आपका नाम है, जैसे कि लास्ट नेम है, पैन नंबर, इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको साइट पर भी मिलेंगे, आपको इसको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जो आधार नंबर है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मिलेगा। आधार इनरोल आईडी, अगर आपने आधार आपका नंबर नहीं बना है तो आप यहाँ पे जो इनरोलमेंट आईडी है उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो अभी पैन कार्ड से सभी आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं तो आपकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में इसमें एड्रेस रहता है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक कॉलम आता है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSC। इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से टैक्स रिजीम के तहत आप आईटीआर को फाइल करना चाहते हो। टैक्स रिजीम का मतलब होता है टैक्स स्लैब। जब भी आपका जब टैक्स कटना शुरू होता है तो उससे थोड़े दिन पहले आपसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप ओल्ड वाले टैक्स स्लैब से अपना टैक्स कटवाना चाहते हैं या न्यू टैक्स स्लैब से टैक्स कटवाना चाहते हैं, तो वही यह है। अगर यदि आप इसको यस कर देते हैं इसका मतलब आपका जो आईटीआर जो आप फाइल करेंगे वो नए वाले ऑप्शन से करेंगे, यानी न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार आपको फाइल करना है। अगर आप इसको नो सेलेक्ट कर लेते हैं इसका मतलब आप ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार इसको फाइल कर रहे हो। अगर आपको टैक्स स्लैब की जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। तो इसमें मैं नो ही करूँगा क्योंकि मेरे लिए जो बेनिफिशियल है वो मैं ओल्ड वाले टैक्स स्लैब में ठीक रहता है, तो मैं उसी के अनुसार इसको फाइल करूँगा। और वैसे ओल्ड वाला टैक्स स्लैब ही है जो कि हमारे लिए अच्छा है। अब दोनों में एक छोटा सा उसमें डिफरेंस बता देता हूँ। जो न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब में एक छोटा सा अंतर यही है, अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार अगर आप फाइल करते हैं आईटीआर तो आपको जितनी भी 80 की डिडक्शन है उसमें आप छूट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर फाइल करते हैं तो उसमें आपको कुछ ही डिडक्शन में आप छूट ले सकते हैं, बाकी में सब में नहीं मिलती उसमें, यही इसका अंतर है। और जो इसकी रेट है दोनों की रेट अलग है, टैक्स की रेट है वो दोनों की अलग अलग है। इसके बाद में इसमें ये लिखा आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो, इसमें आपको नो ही रखना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी है वो पहले से मेंशन रहेगी, उसमें आपका मोबाइल नंबर मेंशन रहेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फील्ड अंडर सेक्शन, आप किसके तहत आप इसको फिल करें। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने इतने ऑप्शन मिलेंगे, ऑनलाइन फाइल करेंगे तो भी आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है 1391 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी जो भी हमें डेट मिलेगी आईटीआर की तरफ से उससे पहले ही मैं इसको फाइल कर रहा हूँ, तो उसमें इसी को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखी हुई है सैलरी एज पर सेक्शन। अब यहाँ पे आपको सैलरी का अमाउंट डालना है। अब जैसे मैं इसमें सैलरी देख लेता हूँ कि जो मैं 16 फॉर्म के अनुसार कितनी सैलरी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 9,74,236 रुपये मेरी सैलरी है। तो
इस अमाउंट को मैं उसमें डाल दूंगा 9,74,236 रुपये। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 9,74,236, ये मैंने अमाउंट डाल दिया। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, जो हमारे 16 फॉरम में है वही डिटेल हमें इसमें मेंशन करनी है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ 16 फॉरम में अपडेट नहीं करा पाया था, जैसे मान लीजिए 86 की डिडक्शन के लिए आपसे डिपार्टमेंट पूछता है कि अगर आपकी कोई डिडक्शन वगैरह है तो आप दे दीजिए, LIC वगैरह जो भी कटवाते हैं, सुकन्या का हो गया या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट का है तो उसके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए ताकि आपका टैक्स कम कटेगा। लेकिन आप किसी कारणवश आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो आप जब आप ITR फाइल करते हैं तो उस दौरान आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। अभी इसमें हम देखेंगे नीचे यहाँ पे दिया है अंडर सेक्शन 10 में आते हैं तो यहाँ पे ड्रेस अलाउंस है जो कि 10,000 रुपये मिला है। इसके बाद में इस 10,000 के अमाउंट को हमें कहाँ पे शो करना है, तो इसको हम यहाँ नीचे आते हैं, आपने अपनी ग्रॉस सैलरी डाल दी। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 इंश्योर दैट इट इज इंक्लूडेड इन, तो इस वाले कॉलम में आपको डालना है। तो अब इसकी हम देख लेते हैं जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वो कौन सी सेक्शन में आता है, इसको हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें एग्जाम्ड अलाउंस वाली एक लिस्ट PDF फाइल है, ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो अंडर सेक्शन 10 की 14(1) में आती है और इसका जो अमाउंट है वो फुली एग्जाम्ड होता है। तो जैसा कि इसमें 10,000 रुपये का अमाउंट मिला है तो फुली एग्जाम्ड है। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा अंडर सेक्शन 14(1), तो इसमें आपको आना है और यहाँ पे आपको 10,000 का अमाउंट डाल देना है। ठीक है, ये 10,000 रुपये डाल दिया आपने। इसके बाद में आपको दोबारा से 16 फॉरम में आ जाना है। 16 फॉरम में देखना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये 50,000 रुपये आपके बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, ये आपको वैसे ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन का इसमें कॉलम ये रहा, यहाँ पे 50,000 रुपये ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद में आप पे दोबारा से चाहिए, इसमें यहाँ पे दिखाया है रिकवरीज है, इसमें लिखा 2,484 रुपये की इसमें रिकवरी है। तो इस अमाउंट को हम कहाँ शो करेंगे, तो हमें जाना है वापस अपने ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे एनी अदर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये सब सेक्शन दी हुई जो आपको ऑनलाइन मिलती है वही सेक्शन इसमें भी दी हुई है, देखिए यहाँ पे। तो एनी अदर का हमें कॉलम सेलेक्ट करना है और इसमें आपको लिख देना है कि किस रिगार्डिंग आपका पैसा आप दिखा रहे हो। तो इसमें मैंने लिखा है कि जो 16 फॉर्म में शो हुआ है वो रिकवरी दिखा है, तो हमने इसमें रिकवरी दिखा दिया। और जितना भी आपका अमाउंट है, जैसा कि इसमें अमाउंट है 2,484 रुपये, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है 2,484 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में मैं एक अमाउंट आपको बताना चाहूँगा। ये 16 फॉरम है, आप पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, मिलिट्री से हैं, जिस भी फोर्स से हैं, तो इसमें एक अलाउंस आपको मिलता है, ड्यूटियों के हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है। जिसमें मैं CRPF वालों की बात करूं तो उनको मिलता है कि कोबरा वालों को कोबरा अलाउंस मिलता है, या जो कोबरा से अलग GD बटालियन में है उनको रिस्क अलाउंस के नाम से एक अलाउंस मिलता है। साथ ही साथ अलग अलग फोर्स में अलग अलग नाम से ये अलाउंसेस जाने जाते हैं अपनी ड्यूटियों के हिसाब से। जो डिस्टर्ब इलाके में डिप्लॉयड होती हैं जो भी फोर्स, तो उनको अलाउंस मिलता है। तो उसके लिए आपको अलाउंस मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन फुली एग्जेम्प्ट नहीं होता। उसका कितना एग्जेम्पशन आपको मिलती है उसको भी आपको शो करना है। ये लेकिन 16 फॉरम में देखो यहाँ पे शो नहीं किया गया है, लेकिन उसको आपको शो करना है, आपको उसकी छूट लेनी है। तो यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे आने के बाद भी स्क्रॉल में अप करता हूँ, यहाँ पे देखिए हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस के नाम से उसको जाना जाता है कि आप अपने मतलब किसी डिस्टर्ब इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं, तो इस सेक्शन के तहत आप उस पर अलाउंस के ऊपर आपको छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 10(14)(2), इसको आपको सिलेक्ट करना है और 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जामेशन मिल जाती है। तो इसको कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो 50,400 रुपये हो जाती है। तो इस अमाउंट को भी आपको इसमें दिखा देना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो सेक्शन थी वो 2 थी, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी, और आप इसको आप चेक कर लीजिए, ये 2 होगी। और यहाँ पे आपको दिखा देना है 50,400 रुपये, 12 मंथ के 50,400 रुपये हो जाते हैं। कई आदमी पूछते हैं कि सर ये सब फुली एग्जेम्प्ट होता है क्या, तो भाई फुली एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये 42 रुपये पर मंथ ही एग्जेम्प्ट कर सकते हो और 1 साल के आपके 50,000 रुपये आपको मिल जाती है छूट। अगर इसी प्रकार अगर आपका कोई भी अलाउंस है तो यहाँ पे आप एड रो में जाके एड रो कर सकते हो, ये और आपके ऐड हो जाएगी। ये सीखने के पर्पज़ से है,
आप कोई दिक्कत नहीं, इसकी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आप अपने डायरी में इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ ये डाटा है जिसकी ज़रूरत है। जब आप ऑनलाइन फाइल करेंगे तब आप तुरंत बस उसमें फाइल करना, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको बस फिगर भरने उसमें। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, तो अभी आपका ये सब लेस हो जाएगा। इसके बाद में आपकी कितनी बच जाएगी, ये 9,74,000 रुपये थे, इसमें से सब लेस हो गया है ये अमाउंट ऊपर वाला, तो ये 9,11,000 रुपये बच गया है। इसके बाद में आपकी स्टैंड डिडक्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, आप जब ऑनलाइन फाइल करेंगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, उसको आप न एडिटेबल है न कुछ रहता है। ये भी आपके लेस हो गए, तो आपकी जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है वो 8,61,000 रुपये आपकी यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद में अगर आपकी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उससे किसी प्रकार की इनकम है, रेंट वगैरह है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। वैसे इसमें मेरे 16 फॉर्म के अनुसार कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आ जाते हैं हम डिडक्शन वाले कॉलम में आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन ATC, और तो इसमें देखें अंडर सेक्शन ATC में मेरा 68,454 रुपये का एक अमाउंट हो रहा है, 68,454 रुपये का। तो ये किस चीज़ का अमाउंट है, ये DCPS का है। ये जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स या सिविल में भी जो भी व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो उनको 2003 के बाद जो हम भर्ती हुए हैं, तो उन सबको पेंशन लागू नहीं है, तो उनका NPS का अमाउंट कटता है, जो कि DCPS के नाम से जाना जाता है। कुछ अमाउंट होता है वो न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे उनका कटता है हर महीने, तो वो वाला अमाउंट है ये जो GPF DCPS है 68,454 रुपये। इसको आप ATC में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ATC में और भी कौन कौन से ऐसी अमाउंट है जिनको हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ATC में आप इंश्योरेंस को भी ऐड कर सकते हो, प्रोविडेंट फंड भी होता है, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर अगर आपने कोई ले रखा है, ट्यूशन फीस वगैरह आप है उसको आप दिखा सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई अमाउंट है, हाउसिंग लोन हो गया, अदर वेरियस आइटम्स हैं। तो इनमें आपको ATC में आपको मैक्सिमम जो छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है, वो 1,50,000 रुपये की है। तो इन सबको आप दिखा सकते हो। तो मैं इसमें अभी दिखा देता हूँ, पहले मैं 16 फॉर्म खोलता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मेरे जो ATC के हैं वो दो अमाउंट हैं, इसमें है 68,454 रुपये। तो मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरे दो अमाउंट थे, जिसमें 68,454 प्लस एक GIS का अमाउंट है, उसको भी हम दिखाएंगे इसमें 720, प्लस एक है 39,188 रुपये मेरा LIC का अमाउंट है मेरे 16 फॉर्म के अनुसार। तो मेरा टोटल हो जाता है 1,08,362 रुपये। अब इसको हमें यहाँ पे दिखा देना है ATC के कॉलम में। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे आपका जाता है ATC का कॉलम, इसमें आपको दिखा देना उस अमाउंट को। तो मेरा अमाउंट कितना बना था, 1,08,362 रुपये, 1,08,362 रुपये। इस अमाउंट को मैंने दिखा दिया, अभी ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। और आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए ATC में आपका बन रहा है 1,60,000 रुपये, तो भी आपको 1,50,000 की ही आपको छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ भी इस अमाउंट का आपको दिखा देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे 16 फॉर्म में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें और मेरा कोई अमाउंट नहीं है, इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे DCPS मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। अब देखिए ये भी मेरी सैलरी में इंक्लूड है, ठीक है, ये भी मेरी सैलरी में इंक्लूड था। अब ये है DCPS मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, 95,836 रुपये का इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वाला जो अमाउंट है, इसको हम कौन सी सेक्शन में शो करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। इस पर भी हमें डिडक्शन मिलती है। काफ़ी आदमी इसको दिखाते नहीं, आप 1,50,000 में इसको शामिल कर लेते हैं, ऐसा नहीं, इसको 1,50,000 वाले में शामिल नहीं करना, इसको आपका एडिशनल इसमें आपको डिडक्शन मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे 80CCD2 के अंदर आप देखिए, डिडक्शन टुवार्ड कंट्रीब्यूशन मेड बाई एन एम्प्लॉय टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इसमें ऐसा होता है, जो आपकी बेसिक प्लस जो DA का अमाउंट होता है, बेसिक अमाउंट हो गया, फिर उसके बाद जो आपका DA होता है, दोनों को आपको टोटल करके उसके ऊपर देखिए खुद का जो कटता है, खुद की तरफ से कंट्रीब्यूट, जो एम्प्लॉई होता है उसकी तरफ से कंट्रीब्यूट होता है 10% उसका। लेकिन आपकी जिस भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो
बेसिक और डीए होता है उसका 14% है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस अकाउंट के लिए, एनपीएस में जमा करती है। इसमें लिखा है इफ द एम्प्लॉयर इज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि 14% होता है वो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो एनपीएस में जमा करता है। तो उस वाले अमाउंट को हम ATCCD2 के अंदर दिखाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 95,836 रुपये, इसको हम दिखाएंगे ATCCD2 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप ATCCD2 है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भर भी रखा है 95,836 रुपये, तो इस पर आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। और ये फुली एग्जाम्प्ट है, ये वाला जो कॉलम है इसमें पूरी आपका जितना अमाउंट करता है वो पूरा इसमें आपको डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो इस अमाउंट को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। इसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और हमारे 16 फॉर्म पे चलते हैं। पहले इसमें कोई ऐसा अमाउंट बचा है जिसको हम शो कर सकें, तो इसमें तो कोई ऐसा अमाउंट है नहीं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। आप यहाँ पे आएंगे तो आपके देखिए यहाँ पे कई कॉलम आ जाते हैं। ATCCC है, ATCCD1 है जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ATCCD1B है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे 80D में आता है, 80D इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें देखिए आप खुद के चेकअप के लिए, प्रिवेंटिव चेकअप के लिए 5,000 रुपये आपको गवर्नमेंट ITR डिपार्टमेंट है वो आपको एग्जाम्पशन देता है, डिडक्शन देता है कि 5,000 रुपये तक के आप अपने खुद के चेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। इस अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। इसको जानने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें भी जो आप ऑनलाइन फाइल करते हैं उसमें भी ऐसा ही रहता है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे मैंने पहले से भर रखा हुआ, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लेगा। अभी आपस में यहीं पर आ जाता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 80DD का कॉलम दिया है जो कि मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, उसका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको अमाउंट को यहाँ पे आप दिखा सकते हो। अब दिखाना कितना है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे, ये है 80DD का जो आपका सेक्शन थी 80DD की। यहाँ पे आप देखिएगा डिडक्शन टुवार्ड पेमेंट टुवार्ड मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इस वाले कॉलम में आपके देखिए 1,75,000 रुपये, यानी कि जो ऐसा पर्सन है जो डिसेबल है, जो कि 80% से कम डिसेबल है, तो उस पर्सन के लिए आप 75,000 रुपये तक की आप ट्रीटमेंट में जो भी आपका अमाउंट लगा है उसकी आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि वो 80% से ज़्यादा अगर डिसेबल है तो आप 1,25,000 रुपये तक की डिडक्शन ले सकते हैं। उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। काफ़ी भाई हैं जिनके परिवार में ऐसा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो परिवार में है, सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, तो बीमार होते रहते हैं, तो इस अमाउंट को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, तो उसकी आप डिडक्शन लीजिए। इसके बाद नीचे 80E का कॉलम दिया गया है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है एजुकेशन के लिए, उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में 80EE है जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। वो किसके लिए पर्पज होना चाहिए आपका, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका अब मैं वो दिखा देता हूँ कि कितने अमाउंट की आप इसमें एग्जाम्पशन, आपको जो डिडक्शन है वो कितने अमाउंट की मिलेगी। तो देख लेते हैं 80EE का जो कॉलम है, यहाँ पे देखिए 80EE का ये कॉलम है, डिडक्शन टू इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देखिएगा जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में अगर कोई लोन सेक्शन हुआ है तो उनको 50,000 रुपये तक की डिडक्शन लिमिट मिलती है। इसके नीचे 80EEA का भी कॉलम है, जैसा कि इसमें भी होगा, यहाँ पे है 80EEA का। इसमें आपको कौन सा अमाउंट शो करना है, यहाँ पे आपको 1,50,000 की डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आपने लोन सैंक्शन हुआ है आपका 2019 में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो आप 1.5 लाख रुपये तक की डिडक्शन ले सकते हैं। उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कीजिएगा। इसके बाद में है 80EEB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बहुत से व्यक्तियों को पता नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का है ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो काफ़ी आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखे हैं, हमारे फोर्स मेंबर हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, तो इस कारण से उस अमाउंट को शो ही नहीं कर पा रहे हैं, वो टैक्स भरे जा रहे हैं, तो उसका भी अमाउंट इसमें आपको शो करना है। तो 80EB में आपको जो अमाउंट है यहाँ पे आप देखिए डिडक्शन टुवार्ड
इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जो लोन सैंक्शन की जो डेट है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच अगर आपने व्हीकल लिया है और उसका लोन आपने करवा रखा है तो उसमें आप 1,50,000 रुपये तक की उसमें डिडक्शन ले सकते हो। किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर। उस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो करना है इसमें वाले कॉलम में। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे 80G का जो कॉलम है, अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे शो कर सकते हो। 80G वाला कॉलम है जिसमें मैंने 60,000 रुपये दिखाए हैं, ये रेंट पेड का एक कॉलम है। अगर मान लीजिए आप किराए के मकान में रह रहे हो तो आपको 5,000 रुपये के हिसाब से आपको एग्जाम्पशन जो डिडक्शन है वो मिलती है 12 मंथ की 60,000 रुपये। और इसकी एक कैलकुलेशन मेथड भी है कि आपको कितना अमाउंट शो करना है। जैसे कि मैंने इसमें 60,000 का अमाउंट शो किया है, लेकिन आपको उसकी वो मेथड भी मैं इसमें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में है 80G, ये डोनेशन है जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होते हैं उसमें अगर आपने कोई डोनेशन किया है वो वाला अमाउंट है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी का अगर है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ये जितने भी कॉलम है ट्रीटमेंट वाले, इन सब के लिए आपको मैं बता दूं कि आप इसमें अगर अमाउंट फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर डिपार्टमेंट ने आपसे पूछ लिया तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत से नोटिस आ रहे हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में, क्योंकि अनजाने में या जानबूझकर जैसा भी है वो मेरे को मालूम नहीं है कि हम किसी और से फॉर्म है ITR है वो फिल करवाते हैं और गलत तरीके से भरा जाता है, उसका भुगतना हमें पड़ता है। तो ऑलरेडी नोटिस आपको ही आएगा, तो वो नोटिस आता है तो उसका जवाब देना पड़ता है। इसलिए आप अच्छे से इसको फिलअप कीजिए और इन सब के आपके डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये टोटल इनकम आपकी हो जाती है यहाँ पे 5,92,150 रुपये। इस तरीके से आपका जो टैक्स पेबल है ऑन टोटल इनकम हुआ है 12,475 रुपये आपको पेड करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये एक और बता देता हूँ कि कुछ बोलते हैं कि बोला सर पूरा एग्जाम्पशन किस तरीके से लें। तो देखिए आपको फुल एग्जाम्पशन आप ले सकते हो। ये वाला अमाउंट जैसे मान लीजिए मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ, आपने ग्रोस कितनी डाली थी यहाँ पे आपने 9,74,000 की आपने इसमें ग्रोस डाली थी। उसके बाद आपने यहाँ पे दिखाया 10,000, 24,84, 50, 400, ये कम करते करते आपकी ग्रोस कितनी आ गई? 9,11,000। यहाँ पे जो स्टैंड डिडक्शन है वो लेस हो गई है, तो आपकी अभी जो ग्रोस आ गई 8,61,352। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने 80 की जितनी भी डिडक्शन थी उस अमाउंट का आपने फिलअप किया है। 80 की डिडक्शन आपने कितनी ले ली? 2,69,198 रुपये। तो आपकी जो कितनी आ गई? 5,92,150 रुपये। इस अमाउंट को अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है किसी ट्रीटमेंट वगैरह, जैसे मैंने इसमें ट्रीटमेंट का शो नहीं किया, अगर ट्रीटमेंट का अमाउंट है जैसे 60-70 हज़ार रुपये है, जैसे इसमें 5,92,150, इस इनकम को हमें 5 लाख से नीचे लेके आना है। तो नीचे तब आएगी जब आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, प्रूफ होगा, तो उस अमाउंट को आप ऊपर मेंशन कीजिए, अपने आप 5 लाख से नीचे आ जाएगा। आपका फुली जो टैक्स है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। यही एक तरीका है कि आप उसमें पूरा अपना टैक्स वापस रिफंड करवा सकते हैं। यह सब हो गया। इसके बाद में जो आपका टैक्स बनता है वो 12,475 रुपये बनते हैं। यही सेम आपको ऑनलाइन वाले फॉर्म में मिलेगा। अभी हम TDS पे चलते हैं। TDS वाले कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 10 नंबर रहता है मेंशन। इसके बाद में जिस बटालियन में आप ड्यूटी कर रहे हैं उसका 10, जिस डिडक्टर का नाम होता है, जैसे इसमें कमांडेंट का नाम लिखा हुआ है उसका है। इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, अब इस अमाउंट को आप कहाँ से फिलअप करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आप इनकम डिटेल पे जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल अप कीजिएगा, यहाँ पे आ गए आप, ये रही इनकम चार्जेबल द अंडर हेड सैलरी, आपको दिख रही है, कॉलम लिखा हुआ है क्लियर। इसी अमाउंट को आपको यहाँ से उठाना है 861,352, 861,352। तो यहाँ पे आपको दिखाना है इसको 861,352, 61,352, इस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो करना है। इसके बाद में आपका जो टैक्स जितना डिडक्ट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहेगा। अगर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता तो आप मैनुअल तरीके से इसमें फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आपका 26S फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे जो अमाउंट शो करता है वो अगर 16 फॉर्म के अनुसार शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा 26S फॉर्म आपका अपडेट नहीं हुआ है और आपको दिक्कत आएगी रिफंड आने में। तो इसलिए आप अपने 26S से ज़रूर 16 फॉर्म को मिलान करना है।
उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। यह सब होने के बाद में आपको नीचे आना है, TCS आपका चेक कर लेना, इसमें कुछ है नहीं है, इसमें भरने की जरूरत भी नहीं है। ये जो टैक्स पेड है एंड वेरिफिकेशन वाला आपका फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपका जितना भी टैक्स बनता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद में आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है वो आपको मैंने पहले दिखा दिया था, 12,000 रुपये। और यहाँ पे जो आपको रिफंड का अमाउंट है वो यहाँ पे शो होता है कि आपको 42,200 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाता है जिसमें आप अपने बैंक डिटेल्स इसमें फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में आप उसको टिक मार्क जरूर कीजिएगा जिस भी बैंक में आप पैसा चाहते हैं, और एक ही अकाउंट नंबर रखिएगा। अगर दो आपने ऐड कर रखे हैं तो जिस अकाउंट के अंदर पैसा चाहते हैं उसके ऊपर आपको टिक मार्क कर देना। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन वाले में ऑलरेडी इसमें हर चीज़ें मेंशन रहती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका IP एड्रेस भी मेंशन रहता है, और इसको उसके बाद में आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के लिए आप जैसे आगे सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में आपका E-वेरीफाई के लिए ऑप्शन आता है, वहाँ पर आधार कार्ड से आप E-वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेल शीट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जब वो प्रोसेस आएगी तब आपको बता दी जाएगी। इसके अंदर मेरा जो समझाने का मकसद था वो यही था कि आप किस तरीके से किस कॉलम में कौन सा फिगर आपको मेंशन करना है अपने 16 फॉर्म के अनुसार। और 16 फॉर्म में अगर आपने कोई अमाउंट ऐसी एग्जाम्शन या डिडक्शन का है आपका मेंशन नहीं, तो उसको आप कैसे शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको फाइल कर सकते हो। जो आपको इसमें अच्छा लगता है डाटा, उसको आप अपनी डायरी में मेंशन कर लीजिए, जब आपको भरना होगा तब आप उसको फिल कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों लंबा था, लेकिन आपको चीज़ें मैंने बहुत बारीकी से बताई हैं। थैंक यू दोस्तों।